एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश सैम फर्स्ट प्रोज डिवाइसेस के कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, उन्हें मैं एक्सप्लेन करूँगी लाइन वाइज। तो चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है थीम। नेम सम कॉमन थीम्स इन लिटरेचर। लिटरेचर में कुछ जो कॉमन थीम्स होती हैं उनके नाम बताइए। सम कॉमन थीम्स इन लिटरेचर आर लव, वार, रिवेंज, जिन पर की ज़्यादा जो शॉर्ट स्टोरीज़ बनाई जाती हैं लव पर बनाई जाती हैं, वार होती है उनकी थीम, रिवेंज होती है, पैट्रियटिज्म होती है यानी कि देशभक्ति होती है, रिवेंज बदला, आइसोलेशन अलगाव, मदरहुड फॉरगिवनेस एंड ट्रेचरी और विश्वासघात, ये कॉमन थीम होती हैं जिस पर कि शॉर्ट स्टोरीज लिखी जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप ऑफ थीम। थीम किस तरह की होती है। देयर आर ऑफ टू टाइप्स। थीम दो तरह की होती हैं, एक तो मेजर थीम होती है और एक माइनर थीम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग थीम। थीम को यूज़ करने का क्या महत्व है, क्यों हम यूज़ करते हैं। थीम इज़ द अंडरलाइन आइडिया के बारे में ये अंडरलाइन बताती है हमें। द ऑथर इज़ ट्राइंग टू कन्वे, और थीम के माध्यम से ही जो राइटर होता है वो हमें मैसेज को कन्वे करने की कोशिश करता है। थीम इज़ द मीनिंग बिहाइंड द एंटायर स्टोरी। पूरी स्टोरी जब होती है तो वो किसी थीम पर बेस्ड होती है। विदाउट इट, बिना थीम के देयर इज़ नॉट अ मीनिंगफुल स्टोरी एट ऑल। बिना थीम के स्टोरी मीनिंगफुल नहीं होती है, मीनिंगलेस हो जाती है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थीम। तुम क्या समझते हो थीम से। अ थीम इज़ अ सेंट्रल टॉपिक, सब्जेक्ट और मैसेज विद इन अ नैरेटिव। थीम एक सेंट्रल टॉपिक होती है, एक विषय जो विषय होता है जिसमें एक मैसेज होता है उस कहानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ थीम। थीम के कोई एग्जाम्पल दीजिए। आंसर है विलियम शेक्सपियर रोमियो एंड जूलियट। विलियम शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट है, उसकी जो थीम है वो है पावर ऑफ लव। लव को उसमें दिखाया गया है, लव की जो पावर है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन थीम एंड सब्जेक्ट मैटर। थीम में और सब्जेक्ट मैटर में क्या डिफरेंट है। सब्जेक्ट मैटर इज़ अ टॉपिक। सब्जेक्ट मैटर एक टॉपिक होता है दैट इज़ ओवरटली एड्रेस, जो एड्रेस संबोधित किया जाता है, एंड प्रेजेंटेड बाय द राइटर, जो संबोधित और प्रस्तुत किया जाता है राइटर के द्वारा। वेयर एज, जबकि द थीम इज़ द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंग मैसेज, जबकि जो थीम होती है वो जो स्टोरी होती है उसकी जो लाइंस होती हैं उसमें एक मैसेज छिपा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ अ थीम एग्जाम्प्लीफाइड। थीम को हम कैसे हम एग्जाम्प्लीफाइड कर सकते हैं। अ थीम इज़ एग्जाम्प्लीफाइड बाय द एक्शन, कामों के द्वारा, अटरनेस, व्यक्त करने के द्वारा, और थॉट्स ऑफ अ कैरेक्टर, और किसी भी चरित्र के थॉट्स, उसके क्या विचार हैं, इसके द्वारा हम इसे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मोटिव कंसेप्ट। मोटिव कंसेप्ट क्या होता है। द मोटिव कंसेप्ट इज़ व्हाट रीडर थिंक द वर्क इज़ अबाउट। पाठक क्या सोचते हैं वर्क के बारे में, जो भी लिखा गया है उसके बारे में पाठक क्या सोचते हैं। हमारा जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मोटिव स्टेटमेंट। मोटिव स्टेटमेंट क्या होता है। आंसर है द मोटिव स्टेटमेंट इज़ व्हाट द वर्क से, जो वर्क लिखा गया है वो उसमें क्या कहा गया है, वो क्या कहता है, अबाउट द सब्जेक्ट, विषय के बारे में क्या कहता है वो। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें हम समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू।
पॉइंट ऑफ व्यू का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। इट इफेक्ट, पॉइंट ऑफ व्यू इफेक्ट करता है बोथ, दोनों को, रीडर के स्टोरी में जो रीडर पढ़ रहे हैं उनके एक्सपीरियंस को, एंड द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन द ऑथर, और ऑथर किस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है, उन दोनों को ही वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज नैरेटिव टेक्निक हेल्प। जो कथा तकनीक होती है वो कैसे हेल्प करती है हमारी। इट हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग द स्टोरी सेटिंग, ये हमारी कहानी को सेटिंग करने के लिए हेल्प करती है। डेवलपिंग कैरेक्टर, और चरित्रों को डेवलप करने के लिए हमें मदद करती है। एक्सप्लोरिंग थीम्स, और थीम को खोजने के लिए कि क्या थीम रखनी चाहिए। स्ट्रक्चर डिवाइसेस, और स्ट्रक्चर जो उपकरण होती हैं उनको हमें उनमें हेल्प करती है। लिंग्विस्टिक स्टाइल, और लैंग्वेज हमें क्या यूज़ करनी है, क्या भाषा शैली क्या यूज़ करनी है, उसमें हमें मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कितने तरीके का होता है, वो क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसमें फर्स्ट पर्सन हो सकता है जो कि सिंगुलर हो सकता है। एंड नेक्स्ट फर्स्ट पर्सन प्लूरल, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी हो सकता है। सेकंड पर्सन हो सकता है एंड थर्ड पर्सन हो सकता है। पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है आई, वी, आवर, माई, मैं, कहने वाले से, वक्त, स्पीकर से रिलेटेड होता है। और सेकंड पर्सन जो होता है सुनने वाला, जो लिसनर होता है, यू, योर्स, इनसे संबंधित होता है। एंड रेस्ट ऑफ अदर फर्स्ट एंड सेकंड, दूसरे और पहले को छोड़कर जितने भी पर्सन होते हैं, शी, ही, इट, और भी, वो सब थर्ड कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, दृष्टिकोण क्या होता है। पॉइंट ऑफ व्यू इज़ यूटिलाइज्ड एज अ लिटरेरी डिवाइस टू इंडिकेट। जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो यूटिलाइज किया, उपयोग किया जाता है एट अ लिटरेरी, साहित्य उपकरण के रूप में, टू इंडिकेट, ये बताने के लिए कि एंगल और परसेप्टिव फ्रॉम विच आ स्टोरी इज टोल्ड, कि किस परिप्रेक्ष्य में स्टोरी को बताया गया है, किस कहानी कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड पॉइंट ऑफ व्यू बी कंसिस्ट। पॉइंट ऑफ व्यू एक समान क्यों होना चाहिए। इफ द पॉइंट ऑफ व्यू और द नैरेटिव वॉइस इज नॉट कंसिस्ट, यदि पॉइंट ऑफ व्यू या नैरेटिव जो वॉइस है, जो कहानी की आवाज़ है, वो एक जैसी नहीं होगी। आ स्टोरीज एक्शन, जो स्टोरी का जो एक्शन है, कैन बी कन्फ्यूजिंग, वो कन्फ्यूजिंग कर सकता है हमें, वो क्लियर नहीं होगा, पहले किसी और की आवाज़ फिर किसी और की आवाज़। एंड जैगिंग फॉर द रीडर, और वो विवादास्पद हो सकता है रीडर के लिए। फ्रेंड्स, हमारा जो थर्ड पॉइंट है जिस पर कि कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं, वो है सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न किसे कहते हैं, व्हाट इज़ अ सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न किसे कहते हैं। अ सेंटेंस पैटर्न इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। सेंटेंस पैटर्न जो होता है वो एक वर्डों का अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था होती है, एक अरेंज किए जाते हैं इसमें। दिस अरेंजमेंट नीड टू बी इन अ ग्रामेटिकल करेक्ट स्ट्रक्चर, और इस अरेंजमेंट में हमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर करेक्ट करना होता है कि कहीं ग्रामेटिकल रूप से कहीं गलत तो नहीं है, इनकरेक्ट तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर सेंटेंस पैटर्न्स इम्पोर्टेंट। ये क्यों ज़रूरी होता है सेंटेंस पैटर्न हमें। व्हेन यू आर राइटिंग एन असाइनमेंट, जब तुम असाइनमेंट लिख रहे हो, द पैटर्न विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब हम कोई भी असाइनमेंट या कोई भी चीज़ लिखते हैं तो जो सेंटेंस पैटर्न है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है टू मेक योर सेंटेंस मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव। हमारे सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए जो सेंटेंस पैटर्न होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न के बेसिक पार्ट क्या होते हैं। सबसे पहले जो मेन होता है वो सब्जेक्ट होता है, वाक्य में सब्जेक्ट होता है, एंड आफ्टर दैट वर्ब। वर्ब से ही हम कंफर्म कर पाते हैं कि सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, हम क्या कहना चाह रहे हैं।
तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सेंटेंस पैटर्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी बेसिक सेंटेंस पैटर्न आर देयर, कितने पैटर्न होते हैं सेंटेंस के। सबसे पहले जो होता है हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ये 4 प्रकार के सेंटेंस हम इन्हीं के बेस्ड पर हम यूज़ करते हैं किसी भी स्टोरी या किसी भी प्ले को। व्हाट इज़ अ क्लाउज, क्लाउज क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, एक वर्डों का कलेक्शन जो डिलीवर करता है अ मीनिंगफुल और अ थॉट, एक विचार या एक अर्थ, सॉरी मैं इसे मीनिंगफुल बोल गई, डिलीवर्स अ मीनिंग और अ थॉट, एक अर्थ या फिर एक विचार, एंड इज कलेक्टिवली कॉल्ड अ क्लाउज, तो उसी को हम क्लाउज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रेज, फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड वर्ड, वर्डों से कनेक्टेड एक ग्रुप होता है फ्रेज। सिंस इट मिसेस सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मिस हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, ये पूर्ण रूप से सेंटेंस नहीं होता है लेकिन अर्थ पूरा देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज हम किसे कहते हैं? आंसर है इट इज़ अ कंप्लीट थॉट, कोई भी सेंटेंस हो अगर वो पूर्णतया अपना अर्थ देता है तो हम उसे इंडिपेंडेंट क्लाउज बोलते हैं। एंड व्हाट इज सबॉर्डिनेट क्लाउज, सबॉर्डिनेट सब मतलब आश्रित क्लाउज। इट इज़ अ क्लाउज, ये एक ऐसा क्लाउज होता है दैट बिगेन्स विद अ सबॉर्डिनेटेड कंजंक्शन, जो कि बेस्ड होता है कंजंक्शन से शुरू होता है, जैसे कि बिकॉज, व्हेन, वाई, बिफोर, आफ्टर। जैसे कि उसने कहा कि, जो दैट है वो कंजंक्शन है, उसने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, तो जो लास्ट वाला सेंटेंस है कि मैं कल नहीं आऊँगा वो पहले वाले सेंटेंस पर बेस्ड है, उसी को हम सबॉर्डिनेट क्लाउज बोलते हैं। फ्रेंड्स जो हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इमेजनरी, कल्पनाएं। व्हाट इज़ इमेजनरी, इमेजनरी क्या होती है? इमेजनरी रेफर्स टू द लैंग्वेज, इमेजनरी एक ऐसी भाषा को इंगित करती है, रेफर करती है, प्रोड्यूस सम इमेज इन द माइंड ऑफ रीडर, जिससे कि पाठकों के या श्रोताओं के दिमाग में एक छवि उभर कर आए, छवि बने कोई। जैसे हम कोई कल्पना करते हैं तो हमारे सामने एक आकृति आ जाती है कि हाँ ऐसा ही हो रहा होगा, तो उसी को हम इमेजनरी बोलते हैं, सॉरी इमेजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू वी से दैट द राइटर हैज़ यूज्ड इमेजरी, व्हेन डू वी से हम कब कह सकते हैं कि राइटर इमेजरी यूज़ करता है? व्हेन अ राइटर अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब समथिंग, जब भी राइटर कुछ डिस्क्राइब करता है हमें, दैट अपील्स टू आवर सेंस ऑफ स्मेल, साइट, टेस्ट, टच और हियरिंग, वी से दैट शी या ही हैज़ यूज्ड इमेजरी। तो जो चीज़ें होती हैं वो अगर हमें आकर्षित करें, हमारे स्मेल को, हमारे टेस्ट को, हमारे टच को, हमारे हियरिंग को, तो वी कैन से हम कह सकते हैं कि हम इमेजरी यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ऑफन यूज टू क्रिएट इमेजरी, जो व्हाट आर ऑफन ज़्यादातर जो इमेजरी होती है वो क्रिएट की जाती है, किस चीज़ में यूज़ करने के लिए क्रिएट की जाती है? सिमली, मेटाफर, ये फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। सिमली अलंकार में सिमली यूज़ की जाती है ज़्यादातर जब हम इमेजरी का यूज़ करते हैं कि तुम उसकी तरह अंधे हो। एंड मेटाफर, और मेटाफर का यूज़ किया जाता है। एंड कंपैरिजन आर ऑफन यूज्ड फॉर क्रिएटिंग इमेजरी, इमेजरी का जब हम यूज़ करते हैं तो मेटाफर, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता है, सिमली यूज़ की जाती है और कंपैरिजन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इमेजरी, सॉरी इमेजरी का उद्देश्य क्या होता है? इट इज़ यूज टू मेक कंक्रीट एंड टेंगिबल एब्स्ट्रैक्ट, ये यूज़ किया जाता है बिल्कुल अच्छा परिपक्व बनाने के लिए और वास्तविक बनाने के लिए, विचारों को वास्तविक बनाने के लिए, जिससे कि अमूर्त चीज़ को भी हम ये सोचकर हाँ वास्तव में यही होगा।
फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है जिस पर की क्वेश्चन बेस्ड है, टोन और मूड। डिफाइन टोन। टोन किसे कहते हैं? टोन इज़ अ लिटरेरी डिवाइस। टोन एक साहित्यिक उपकरण है दैट रिफ्लेक्ट द राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, जो कि रिफ्लेक्ट करती है राइटर के दृष्टिकोण को विषय के प्रति, कि राइटर का कैसा दृष्टिकोण है अपने विषय के प्रति, विषय या विषय वस्तु के प्रति, और ऑडियंस के प्रति ऑफ अ लिटरेरी वर्क। साहित्य वर्क में ऑडियंस और विषय वस्तु के प्रति राइटर का कैसा दृष्टिकोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टेक्निक्स। टेक्निक क्या होती है, तकनीक क्या होती है? राइटर यूज टू कन्वे टोन, और राइटर इसे यूज़ करता है मतलब कन्वे करने के लिए, स्वर को यूज़ करने के लिए वो इसे यूज़ करता है। राइटर यूज सेवरल टेक्निक्स टू कन्वे टोन। राइटर बहुत सारी टेक्निक यूज़ करता है टोन को कन्वे करने के लिए, इंक्लूडिंग जैसे कि वर्ड चॉइस, उसे कौन से वर्ड यूज़ करने हैं अपने प्ले में या फिर शॉर्ट स्टोरीज़ में, फिगरेटिव या फिर अलंकारिक भाषा को उसे यूज़ करना है, या फिर पंक्चुएशन, हमें कहाँ पे फुल स्टॉप, कोमास ये लगाने हैं, इसे हम पंक्चुएशन बोलते हैं। एंड इवन सेंटेंस स्ट्रक्चर, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से यूज़ कर रहा है, इन सभी को हम टेक्निक्स, ये टोन को यूज़ करने के लिए टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टोन इन लिटरेचर। साहित्यिक स्वर में इसका क्या महत्व है? द टोन ग्रेटली इन्फ्लुएंस, जो स्वर होता है, जो टोन होती है, वो बहुत प्रभावित करती है द काइंड ऑफ अ स्टोरी, किसी भी तरह की स्टोरी को वो बहुत प्रभावित, इफेक्टिव करती है। द ऑथर वांट्स टू टेल, और राइटर इसमें बताना चाहता है कि हाउ द ऑडियंस परसीव्स इट, कि ऑडियंस ने इसे कैसे समझा, ये बताना चाहता है राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डिफरेंस टाइप ऑफ टोन। टोन कितने तरीके की होती है? द डिफरेंट टाइप ऑफ टोन आर, हो सकती है ह्यूमरस, हास्य उस पर्दे में हो सकती है, सोलोमन सीरियस हो सकती है, डिस्टेंट हो सकती है, इमिटेट हो सकती है, आयरनिक हो सकती है, व्यंग्यात्मक हो सकती है, एरोगेंट, मतलब प्राउडी या अभिमानी हो सकती है, वो अपने अभिमान को लेकर कुछ लिखना चाहता हो राइटर। एंड कंडेंसेंटिंग और कृपालु हो सकती है, सेंटिमेंटल हो सकती है, एंड सोन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टोन किसी भी तरीके की हो सकती है, सिंपल, ह्यूमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज टोन ऑफन डिस्क्राइब। जो टोन है उसे सामान्य ज़्यादातर कैसे यूज़ किया जाता है? टोन इज़ ऑफन डिस्क्राइब बाय द एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होती है, जैसे कि एज अ सिनिकल, सनकी, डिप्रेस्ड, सिंपैथिक, चीयरफुल, आउटरेज, क्रोध को बोलते हैं, एनेंग्री और सरकास्टिक, व्यंग्यपूर्ण, आयरनिक, व्यंग्यात्मक, सोलोमन, गंभीर, एंड विंडिक्टिव और एक्साइटेड, और प्रतिशोधी, विंडिक्टिव, प्रतिशोधी और एक्साइटेड, और बहुत ही उत्तेजित। इन सभी टॉपिक, इन सभी वर्डों के लिए यूज़ की जाती है टोन। कैसी भी टोन हो सकती है एक राइटर की। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है एनालॉगी, सादृश्य। डिफाइन एनालॉगी। एनालॉगी इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग टू शो देयर सिमिलिटीज। एनालॉगी में तुलना की जाती है दो चीज़ों के बीच, उनमें समानता दिखाने के लिए। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एनालॉगी। इसका ओरिजिन क्या है, इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई? एनालॉगी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। एनालॉगी एक ग्रीक वर्ड है, एना प्लस लॉग्स। मीनिंग, इसका मीनिंग होता है, मीनिंग समथिंग एक्टिंग टू प्रोपोर्शन, जो कि अनुपात के रूप में हो, मतलब अनुरूप हो, एक जैसी जैसी कुछ हमें दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइसेस क्वालिफाई एज एनालॉगीज। कौन से उपकरण एनालॉगी को यूज़ करने के लिए किए जाते हैं? फॉलोइंग डिवाइसेस क्वालिफाई एज एनालॉगीज। जैसे कि एनालॉगीज एक जैसा दिखाने के लिए हम मेटाफर का यूज़ करते हैं, सिमली का यूज़ करते हैं, एलगरी का यूज़ करते हैं, पैरेबल का यूज़ करते हैं, दृष्टांत का, और एग्जाम्पलीफिकेशन, उदाहरण का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एनालॉगी हेल्प द रीडर। जो एनालॉगी होती है वो
पाठक के लिए कैसे हेल्पफुल होती है। एनालॉगी हेल्प्स रीडर टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन लाइक एंड अनलाइक। जो पाठक होता है वो डिफरेंट कर पाता है कि क्या उसे लाइक है और क्या अनलाइक है, क्या चीज़ें उसे पसंद है क्या नहीं है, उन दोनों में वो फ़र्क कर सकता है, तुलना कर सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड प्लेटो एंड एरिस्टोटल कॉल एनालॉगी। प्लेटो और अरस्तु ने एनालॉगी को क्या कहकर बुलाया है। आ शेयर्ड एब्स्ट्रैक्शन, उन्होंने एक साझा अमूर्ति से कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज एनालॉगी अ फिगर ऑफ स्पीच। क्या एनालॉगी एक फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है। नो, एनालॉगी इज नॉट अ फिगर ऑफ स्पीच, ये फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेटोरिकल डिवाइस। ये एक स्ट्रॉन्ग आलंकारिक उपकरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ एल्गरी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन गलत है, ये एल्गरी के उदाहरण नहीं है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सी इज़ ब्लाइंड एज अ बैट, वो ऐसे अंधा है जैसे कि बैट होता है। ये सिमिली है यहाँ पर, क्योंकि इसमें एज का यूज़ हुआ है और दो चीज़ें समान नहीं हैं। वो है कैसे अंधी, जैसे कि बैट होता है, इसलिए यहाँ पर सिमिली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लाइफ इज़ अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। लाइफ एक चॉकलेट का बॉक्स है, मान लिया गया है, मेटाफर है यहाँ पर। ये एल्गरी का इसमें कोई सा भी उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनेक्डोट। इसका मीन्स होता है फ्रेंड्स किस्सा या उपाख्यात्मक। व्हाट इज एनेक्डोट? एनेक्डोट किसे कहते हैं? एनेक्डोट इज अ ब्रीफ रिवेलिंग अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन और एन इंसिडेंट। एनेक्डोट एक ब्रीफ में अगर हम कहें खुलासा या किसी चीज़ को उजागर करना, व्यक्तिगत पर्सन हो सकता है वो, या फिर एक किसी भी व्यक्तिगत पर्सन का, या फिर एक घटना का। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एनेक्डोट? एनेक्डोट का सबसे प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एनेक्डोट इज़ टू रिवेल अ ट्रूथ। ट्रूथ को निकालना, ट्रूथ को खोजना या ट्रूथ को बताना, सच्चाई को बताना। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एनेक्डोट? इसकी प्रकृति कैसी होती है? इट इज़ सिमिलियर टू अ जोक। क्या ये एक जोक से मिलता है? द नेचर ऑफ एनेक्डोट इज़ ओकेजनली ह्यूमरस। ये कभी कभी हो सकता है ह्यूमरस हो सकता है, हास्यात्मक हो सकता है, बट इट डिफर्स फ्रॉम एज अ जोक। लेकिन ये जोक से डिफरेंट होता है। इट्स पर्पस इज़ नॉट टू प्रोवोक लाफ्टर। इसका उद्देश्य ये नहीं होता कि हम किसी का उपहास उड़ाएं, बट इट रिवेल्स ट्रूथ, बल्कि ये तो एक सत्य की खोज करता है। इज़ एनेक्डोट रियल और फिक्शनल? क्या ये रियल होता है या फिक्शनल होता है एनेक्डोट? एनेक्डोट में भी रियल और फिक्शनल, ये दोनों तरीके का हो सकता है। फिक्शनल रियल भी हो सकता है और फिक्शनल भी हो सकता है। एनेक्डोट फिक्शनल भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ओरल एनेक्डोट टिपिकल इन्वॉल्व? अगर हम मौखिक रूप से एनेक्डोट को बताएं, उपाख्यात्मक क्या होता है मौखिक रूप से? ओरल एनेक्डोट टिपिकली इन्वॉल्व्स, तो इसे हम कह सकते हैं सबटल, एग्जेजरेशन एंड ड्रामेटिक शेप। ये एक, हम इसे अतिशयोक्ति कह सकते हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना, एंड ड्रामेटिक शेप बोल सकते हैं हम इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर अम्यूजिंग एनेक्डोट? व्हाट अम्यूजिंग एनेक्डोट, जो मनोरंजनात्मक एनेक्डोट होता है उपाख्यात्मक, उसे ये क्या होता है? अम्यूजिंग एनेक्डोट आर लिटरेरी डिवाइसेस। ये एक साहित्य उपकरण होता है दैट स्टिर अप लाफ्टर, जो हंसी उड़ाते हैं। दे डिस्क्राइब द कैरेक्टर इन अ वे, वो डिस्क्राइब करते हैं एक कैरेक्टर को दैट इज़ बिकम ह्यूमरस, जो कि ह्यूमरस हो सकता है। फ्रेंड्स आज के लिए ही बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और मुझे बताएं कि मैं आगे भी इस तरह की वीडियो बनाऊं आपके लिए।
या नहीं बनाऊँ, आपको हेल्पफुल हुई ये नहीं, आप ये मुझे ज़रूर बताएंगे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।